सोचिए, एक ऐसा शासक जो सिर्फ 5 साल 1540 से 1545 ईस्वी दिल्ली के तख्त पर बैठता है, लेकिन इन 5 सालों में वो ऐसे प्रशासनिक, आर्थिक, व्यापारिक और मिलिट्री सुधार करता है कि आगे चलकर पूरा मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश हुकूमत भी उसी की बनाई व्यवस्था को अपनाती है। एक साधारण जागीरदार का बेटा जिसने अपनी चतुर रणनीति के दम पर मुगल बादशाह हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद इंजीनियर। और आज हम करेंगे अपना मिडीवल इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 24, जिसका टॉपिक है शेर शाह सूरी और सूर साम्राज्य। पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि आज का ये लेक्चर आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहानी शुरू होती है 1472 ईस्वी से, जब पंजाब के बजवाड़ा होशियारपुर में इस बालक का जन्म हुआ। बचपन का नाम था फरीद। इनके पिता हसन खां जौनपुर के पास सासाराम के जागीरदार थे। फरीद का अपने पिता से मनमुटाव हुआ तो वो जौनपुर चले गए। वहां 3 साल तक अरबी, फारसी और प्रशासनिक शिक्षा ली। फरीद की इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके पिता के मालिक जमाल खां ने उन्हें वापस सासाराम की जागीर संभालने का जिम्मा सौंपा। यहीं से फरीद को जमीनी स्तर पर रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन का गहरा तजुर्बा हुआ। इसके बाद वे दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा में आए। एक बार शिकार के दौरान फरीद ने अकेले दम पर एक शेर को मार गिराया। इसी बहादुरी से खुश होकर बहार खान ने फरीद को उपाधि दी शेर खां और अपने बेटे जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। शेर खां एक चतुर रणनीतिकार था। 1528 चंदेरी के युद्ध में इसने मुगलों की तरफ से मेदिनी राय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मुगलों की युद्ध नीति को करीब से समझा। 1529 घाघरा के युद्ध में अफगान पहचान के नाते महमूद लोदी का साथ दिया। 1529 बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर हजरते आला की उपाधि ली। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसने उनकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया। 1530 चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। 1532 दोहरिया का युद्ध। मुगलों के दबाव में कूटनीति दिखाते हुए अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेना में भेजा। 1534 सूरजगढ़ का युद्ध। बंगाल के शासक महमूद शाह को परास्त कर 13 लाख दीनार वसूले और अपनी सेना को मजबूत बनाया। अब शेर खां मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार था। 1539 चौसा का युद्ध। शेर खां ने मुगल बादशाह हुमायूं को करारी शिकस्त दी। इसी जीत के बाद उसने विधिवत शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्के जारी किए। 1540 बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये निर्णायक मोड़ था। हुमायूं पूरी तरह पराजित होकर भारत छोड़ने पर मजबूर हुआ और दिल्ली के तख्त पर द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी। याद रखिएगा, प्रथम अफगान साम्राज्य लूदी वंश था। गद्दी पर बैठते ही शेरशाह ने सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। गख्खरों से संघर्ष 1541। गख्खर मुगलों के समर्थक थे। उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने और हुमायूं की वापसी रोकने के लिए शेरशाह ने पंजाब में अभेद्य रोहतासगढ़ का किला बनवाया। जब बंगाल के सूबेदार खिज्र खां ने स्वतंत्र शासक जैसा आचरण किया तो शेरशाह ने उसे बंदी बनाया और बंगाल को कई छोटे जिलों में बांट दिया। प्रशासनिक देखरेख के लिए अमीन ए बंगला यानी काजी फजीलत को नियुक्त किया गया। मालवा अभियान 1542। गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मालवा का सूबेदार मल्लू खां यानी कादिर शाह खुद को स्वतंत्र मानकर गद्दी पर बैठ गया था। शेर शाह के मालवा पहुंचते ही कादिर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दौरान ग्वालियर और रणथंभौर के किलों पर भी अधिकार किया गया। रायसेन अभियान व पूरणमल का मामला। दोस्तों, ये शेर शाह के जीवन की सबसे विवादित घटना है। रायसेन के राजपूत राजा पूरणमल ने शेर शाह के ये आश्वासन देने पर आत्मसमर्पण किया था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन शेर शाह ने कसम तोड़कर धोखे से पूरणमल की हत्या करवा दी। इतिहासकार इसे शेर शाह के चरित्र पर सबसे बड़ा कलंक मानते हैं, जिससे उसके खुद के कुछ साथी भी रुष्ट हो गए थे। मारवाड़ अभियान 1544। सुमेलगिरी का युद्ध। मारवाड़ के राजा मालदेव के सेनापतियों जैता और कूपा ने इतनी भीषण टक्कर दी कि शेरशाह हारते हारते बचा। जीत के बाद शेरशाह ने कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत लगभग खो दी थी। कालिंजर अभियान 1545। अंतिम अभियान। कीरत सिंह ने शेरशाह के आदेश के विपरीत रीवा के महाराजा वीर भान सिंह बघेल का साथ दिया था।
6 महीने की घेराबंदी के बाद जब किले की दीवार गिराने के लिए उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया जा रहा था तो गोला दीवार से टकराकर बारूद के ढेर में गिर गया। इस भयानक विस्फोट में झुलसने के कारण 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1. केंद्रीय प्रशासन, 4 प्रमुख विभाग, दीवाने विजारत वित्त विभाग, दीवाने आरिज सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत विदेश विभाग, दीवाने इंशा शाही पत्राचार, गुप्तचर एवं डाक विभाग, बरीद ए मुमालिक। 2. प्रांतीय एवं स्थानीय विभाजन। साम्राज्य को 47 सरकारों यानी जिलों में बांटा गया था। सरकार मुख्य अधिकारी थे शिकदारे शिकदारान सैन्य व कानून व्यवस्था और मुंसिफे मुंसिफान न्याय व लगान। परगना, इसमें शिकदार, मुंसिफ, फोतेदार यानी खजांची और कारकुन यानी अकाउंटेंट होते थे। ग्राम, आमिल या मुकद्दम और पटवारी व्यवस्था संभालते थे। कानून व्यवस्था का नियम। शेर शाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया। अगर किसी क्षेत्र में चोरी होती तो स्थानीय मुकद्दम या शिकदार को चोर पकड़ना होता था या नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करनी पड़ती थी। 3. सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की तरह शेर शाह ने भी सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ों को दागने यानी दाग प्रथा और सैनिकों के हुलिये दर्ज करने यानी हुलिया या चेहरा प्रथा को दोबारा सख्ती से लागू किया तथा सैनिकों को नकद वेतन दिया। 4. भू राजस्व। किसानों से सीधा संपर्क साधने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई। भूमि को उर्वरता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। इन तीनों की औसत उपज निकालकर उस पर 1/3 यानी 1/3 लगान तय किया गया। इस फसल दर तालिका को राय कहा गया, जो आगे चलकर मुगलों की जब्ती प्रणाली का आधार बनी। भूमि की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी यानी 39 अंगुल और सन की डंडी का इस्तेमाल हुआ। किसानों को अधिकार पत्र यानी पट्टा दिया जाता था और उनसे स्वीकृति पत्र यानी कबूलियत लिखवाई जाती थी। अतिरिक्त कर के रूप में जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क 2.5% और महासिलाना कर संग्रह शुल्क 5% लिए जाते थे। 5. मुद्रा सुधार। शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्के बंद कर मानक सिक्के चलाए। शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन यानी लगभग 11.5 ग्राम। तांबे का दाम 380 ग्रेन। रुपया और दाम का अनुपात 1:64 था। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि यही रुपया आगे चलकर ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। अब बात करते हैं शेर शाह के व्यापारिक सुधारों, निर्माण कार्यों और उसकी धार्मिक नीति की। 1. व्यापारिक सुधार। आंतरिक चुंगियों की समाप्ति। व्यापारियों को राहत देने के लिए शेर शाह ने साम्राज्य के भीतर जगह जगह लगने वाले गैर जरूरी टैक्स खत्म कर दिए। अब टैक्स केवल 2 जगहों पर लगता था, एक साम्राज्य की सीमा में प्रवेश करते समय और दूसरा माल बिकने के समय। मानक माप तौल। पूरे साम्राज्य में एक जैसी मानक माप तौल व्यवस्था लागू की, जिससे धोखाधड़ी रुकी और व्यापार को बढ़ावा मिला। 2. 4 प्रमुख सड़कें और सराय नेटवर्क। सड़क-ए-आजम GT रोड सोनार गांव बंगाल बांग्लादेश से लेकर अटक लाहौर पंजाब तक, आगरा से बुरहानपुर मध्य प्रदेश, आगरा से जोधपुर और चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान। इन सड़कों पर हर 2 कोस पर यात्रियों और डाक चौकियों के लिए कुल 1700 सरायों का निर्माण कराया गया, जो व्यापारियों के लिए सुरक्षित ठिकाना और डाक चौकियों का केंद्र थीं। 3. नगर व स्थापत्य कला। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। दिल्ली में पुराना किला बनवाया और उसके अंदर किला-ए कुहना मस्जिद तथा शेर मंडल का निर्माण कराया। शेर मंडल वही पुस्तकालय था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर बाद में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। सासाराम का मकबरा, बिहार। शेर शाह का स्वयं का मकबरा एक झील के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना इंडो इस्लामिक अष्टकोणीय स्थापत्य है। इतिहासकार कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा है। समकालीन कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना की। शेर शाह के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीख़-ए-शेर शाही है। 4. धार्मिक नीति। शेर शाह व्यक्तिगत जीवन में एक सच्चा सुन्नी मुसलमान था, लेकिन एक शासक के रूप में उसकी नीति व्यावहारिक और सहिष्णु थी। उसने प्रशासन और न्याय में कट्टर उलेमाओं के दखल को सीमित रखा। उसका स्पष्ट मानना था कि न्याय करना सबसे श्रेष्ठ धार्मिक कार्य है, जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शेर शाह की मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। इस्लाम शाह 1545 से 1553 ईस्वी। शेर शाह का छोटा बेटा जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए 5 किलों शेरगढ़, इस्लामगढ़, फिरोजगढ़, रशीदगढ़ और मानकोट का निर्माण कराया, जिन्हें सामूहिक रूप से मानकोट का किला कहा जाता है।
इसने सैनिकों को 200, 250 और 800 की टुकड़ियों में संगठित किया था। सासाराम में इसका भी स्मारक बना हुआ है। फिरोज शाह 1553 ईस्वी। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 साल का नाबालिग पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, जो केवल 3 दिन ही शासक रह सका। उसके सगे मामा मुबारिस खां ने उसकी हत्या कर दी और खुद मोहम्मद शाह आदिल के नाम से शासक बन गया। मोहम्मद शाह आदिल, इसने चुनार को अपनी राजधानी बनाया। आदिल शाह अयोग्य और विलासी था, इसलिए उसने प्रशासन व सेना का पूरा कार्यभार रेवाड़ी के एक योग्य व्यापारी हेमू यानी हेमचंद्र को सौंप दिया। उधर पंजाब में शेर शाह के भतीजे अहमद खां ने सिकंदर शाह सूर की पदवी धारण कर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1555 सरहिंद का युद्ध। हुमायूं और उसके सेनापति बैरम खां ने सिकंदर शाह सूर को हराकर दिल्ली में मुगल सत्ता दोबारा हासिल कर ली। हेमू और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर हेमू ने चुनार से कूच किया और ग्वालियर, आगरा तथा दिल्ली के मुगल गवर्नर तरदीबेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और वो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला 14वां व अंतिम हिंदू सम्राट बना। इन्हें लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी भी कहा जाता है। 5 नवंबर 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू बनाम अकबर, सेनापति बैरम खां। हेमू जीत की कगार पर था, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर सीधे हेमू की आंख में आ लगा और वो बेहोश होकर हाथी से गिर पड़ा। हेमू पकड़ा गया, युद्ध का पासा पलट गया। अकबर ने गाजी की उपाधि ली और इस तरह सूर साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो दोस्तों, ये था शेर शाह सूरी और सूर साम्राज्य का पूरा निचोड़। एक ऐसा शासक जिसका प्रशासनिक मॉडल आगे चलकर अकबर और आधुनिक भारत के लिए भी आधार बना। अगर आपको ये डिटेल्ड क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।